इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मनी सप्लाई, और आगे आप इसमें देखेंगे मनी क्रिएशन, मनी सप्लाई और मनी क्रिएशन। ठीक है, तो उससे पहले एक बार ये देख लीजिए प्रोसीजर, किस चीज़ का प्रोसीजर, करेंसी को इशू करने का। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम आप लोग को, हमारे यहाँ करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। कॉइन्स वगैरह ओके, और 1 रुपये की नोट। ठीक है, तो ये आपको याद है कि हमारे यहाँ जनरली जो सेंट्रल बैंक इंडिया का है, केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है। आरबीआई कॉइन्स नहीं, करेंसी को इशू करता है। ठीक है, तो जनरली जो कॉइन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ये मिंट करती है, बनाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ 1 रुपये का जो कॉइन, 1 रुपये का जो नोट होता है आपका, इसको भी इशू कौन करता है? तो 1 रुपये का जो नोट है इट इज़ ऑल्सो इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा जितनी भी बाकी की करेंसी है, ठीक है, ऑल रिमेनिंग करेंसी दीज आर इशूड बाय आरबीआई। ठीक है, जैसे आपने ये देखा है कि यहाँ पे ये जो नोट है ये इशू किसने किया होगा? आरबीआई। तो आप यहाँ देखते हैं एक प्रॉमिस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, प्रॉमिस किसका है यहाँ पर? आरबीआई का। क्या प्रॉमिस रहता है ये? ठीक है ना एग्जैक्टली इस पे लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ ₹100। मैं धारक को 500 रुपये देने का वादा करता हूँ। तो ये वादा किसने किया है? हाँ, साइंड बाय दी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो वादा किया, इसका मतलब ये क्या हो गई? इसकी लायबिलिटी। तो ये वर्ड आपको मैंने बताया था पिछली बार, क्या होता है लायबिलिटी का मतलब? एनीथिंग विच यू हैव टू रिटर्न, कुछ जो आपको वापस करना पड़ेगा, चाहे वो आपका लोन हो, कर्ज हो, एक प्रॉमिस हो जो आपको करना है। ठीक है, इट्स योर लायबिलिटी। तो वादा किसने कर दिया है? कौन देगा? लिखा है ना आई प्रॉमिस टू पे, बेयरर मतलब जिसके हाथ में है, लेट्स से हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया? ये लायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो लायबिलिटी किसकी हुई? जिसने साइन किया। साइन किसकी है? हाँ, तो अब ये लायबिलिटी किसकी बन जाएगा? आरबीआई का। ठीक, इसी के साथ आपने देखे थे कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक के बीच में। कमर्शियल बैंक कौन सा? हाँ, तो जनरली जो भी आप बैंक जनरली जानते हैं, जैसे कि आपका हो गया लेट्स से एसबीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई, पीएनबी, ये सब आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की लिस्ट में आते हैं। और इनसे इंटरेक्ट कौन करता है? आरबीआई, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक या बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक ये होता है। ठीक है ना, तो आरबीआई और सेंट्रल बैंक, जो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, इसके और कमर्शियल बैंक में कुछ रिश्ते होते हैं ट्रांजैक्शंस के। जैसे कि पहला होता है लोन ट्रांजैक्शन। लोन में क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, ये क्या लेंगे समय आने पे? लोन। किससे लोन लेंगे? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तो जिसको आप रेपो समझते हैं, रेपो में क्या होता है? आरबीआई जो है, हाँ, कम समय के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन टाइप देता है। किसको? कमर्शियल बैंक को। लेट्स से एसबीआई को चाहिए, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन किससे दिया जाएगा? रेपो, रीपरचेज ऑप्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक होता है डिपॉजिट ट्रांजैक्शन। इसमें क्या है? एग्जैक्टली हाँ, ठीक है, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो एसबीआई हो, इस केस में आईसीआईसीआई हो, उनके पास जो एक्स्ट्रा फंड होता है, सरप्लस फंड, ठीक है, या जब आरबीआई को पैसा चाहिए होता है किससे? बैंकों से, तो यहाँ पर ये जो बैंक हैं ये एक्स्ट्रा फंड अपना किसको दे देते हैं? सेंट्रल बैंक। मतलब इस केस में कौन है हमारे लिए? आरबीआई, जिसको आपने सुना होगा किस नाम से? हाँ, रिवर्स रेपो। जैसे मान लीजिए एसबीआई ने रिवर्स रेपो के थ्रू एक लोन दे दिया, हेल्प दे दिया, किसको? आरबीआई को। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? डिपॉजिट ट्रांजैक्शन। प्लस कुछ पैसा, रिजर्व पैसा, जिसको हम अभी आप आगे पढ़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा बैंकों को रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको वो लोन में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उस पैसे को ये किसको दे देते हैं? आरबीआई को। तो आरबीआई के पास जो बैंक का अपना खाता है उसमें बैंक डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये भी आपका इसी ट्रांजैक्शन में काउंट किया जाएगा। तो लोन ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट ट्रांजैक्शन।
तो लोन ट्रांजैक्शन देखिए किस तरह से होता है। यहाँ पे लोन ट्रांजैक्शन आपने देखा था, ये किसके बीच में है, आरबीआई के बीच में और कॉमर्शियल बैंक के बीच में है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, इट गिव्स लोन टू दी कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और कमर्शियल बैंक इसी पैसे को लेते हैं और हमको, आपको लोन दे देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया एट 6%, तो ये 6% क्या होगा, एक तरह से वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई पैसे देता है किसको, बैंक को, कमर्शियल बैंक को। तो जनरली इसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। अगर वही बैंक रेट कम समय के लिए दिया गया है, शॉर्ट टर्म, तो उसको हम कह देते हैं रेपो रेट, ठीक है। लंबे समय के लिए दिया गया है लोन आरबीआई के द्वारा शेड्यूल्ड बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, तो क्या कह देते हैं उसको, बैंक रेट। तो इस केस में 6% क्या है, बैंक रेट है। और एसबीआई ने अगर लोन दिया जनता को, हमको, आपको, तो ये क्या हो जाता है, लेंडिंग रेट, बैंक का लेंडिंग रेट, जिस रेट से बैंक जनता को रेट, जिस रेट पे लोन देता है, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल देखिए, इस केस में आरबीआई ने एसबीआई को, एसबीआई क्या है, कमर्शियल बैंक है, आरबीआई अपना क्या है, सेंट्रल बैंक है, 8% पे क्या दे दिया, लोन दे दिया, किसको, एसबीआई को। किसने दिया, आरबीआई ने दिया। तो ये जो 8% है, ये क्या हो जाता है, बैंक रेट। और अगर एसबीआई ने ये लोन हमको, जनता को दे दिया 11% पे, तो ये 11% क्या हो गया, लेंडिंग रेट। तो देखिए लोन टू लोन ट्रांजैक्शन देखा आपने यहाँ पर, 8% पे लिया था, 11% पे दिया है, तभी तो फ़ायदा होगा ना बैंक को। बैंक यहाँ 8% पे ले और 6% पे दे दे हम लोगों को, तो नुकसान होगा ना बैंक को। बैंक को फ़ायदा तब होगा जब इससे ज़्यादा हो। तभी आप देखते होंगे, आपने सुनते होंगे कई बार, जब रेपो रेट कम होता है तो लोन कम होता रहता है हम लोगों का, जब रेपो रेट ज़्यादा होता है तो हम लोग को जो लोन मिलता है इंटरेस्ट फ्लोटिंग पे ज़्यादा हो जाता है। रीज़न क्या है कि अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो आरबीआई ये कहता है बैंकों से कि जब हमने आपको कम इंटरेस्ट पे लोन दिया है तो आप भी अब जनता को थोड़ा कम इंटरेस्ट पे लोन दीजिए, ताकि उनका वेलफेयर हो सके, उनको लोन आराम से मिल सके। क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आप लोन लेना चाहोगे, जब ज़्यादा देना पड़ेगा इंटरेस्ट तो आप लोन लेना नहीं चाहोगे, ठीक है। और ऐसे ही ये तब होता है जब मार्केट में इन्फ्लेशन ना हो, मंदी हो, ठीक है ना। तो उस समय अगर परचेजिंग पावर बढ़ानी है, कैश फ्लो करवाना है, तो उसमें लोन आसानी से मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। लोन अगर मिलेगा, जैसे मान लीजिए मंदी का समय चला, लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है। अब एक व्यक्ति को लोन मिल गया मकान बनवाने के लिए, हाउस लोन, होम लोन। लोन जब सैंक्शन होगा तो वो पैसा खाएगा क्या बैठ के उसका, नहीं ना। मान लीजिए 50 लाख का लोन मिला, वो क्या करेगा 50 लाख को, कई लोग को देगा, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हाँ, लेबर को पैसा देगा, मिस्त्री को देगा, कारपेंटर को देगा, इलेक्ट्रीशियन को देगा, उससे रॉ मटेरियल्स पूरे लेगा, ईंटा, बालू, गिट्टी, मोरंग, टाइल्स, ठीक है, पूरी फिटिंग्स, प्लम्बर को देगा, प्लम्बर का सामान। तो ये सबको क्या दिया इसने, पैसा दिया। इन सब की क्या बढ़ेगी, परचेजिंग पावर। ये लोग बहुत दिन से सामान खरीद नहीं पा रहे थे, रीज़न पैसा नहीं था, क्षमता नहीं थी खरीदने की। लेकिन जब लोन सैंक्शन हुआ एक व्यक्ति का, तो 50 लाख कई लोगों को मिला। लोन तब सैंक्शन हो पाया जब वो व्यक्ति एग्री किया होगा कि हाँ मैं इतना इंटरेस्ट दे पाऊंगा। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता तो क्या लोन सैंक्शन हो पाता, तो क्या इतने लोगों तक पैसा पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, अपने रेट को कम किया और कहा जब हम कम कर रहे हैं तो आप भी कम करिए। लेकिन जब महंगाई ज़्यादा होती है, लोगों के पास पैसा बहुत है, पीपी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो उससे मुद्रास्फीति आ जाती है, इन्फ्लेशन। अब उसको कम करने के लिए आरबीआई चाहेगी कि मार्केट से पैसा खींच ले, रेट बढ़ा दे, पैसे को महंगा कर दे। तो अब क्या करेगा, इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा कहीं ना कहीं। रेपो को अगर दिया जाए तो रेपो को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जिस तरह से बैंकों को पैसा मिलता है जिस रेट पे, वो रेट महंगा हो जाए। अगर वो रेट महंगा हो जाएगा तो बैंक को पैसा महंगे में मिला, तो बैंक हमको, आपको भी तो महंगे में देगा। तो अब आप लोन लेना चाहोगे, अब आप सोचोगे EMI ज़्यादा आ जाएगी मेरी, 50 लाख का लोन जो लेने वाले थे लोन नहीं हो पाएगा, लोन सैंक्शन नहीं हुआ, पैसे खर्च नहीं हुए, तो वो 50 लाख जो कई लोगों तक जाने थे नहीं जा पाएंगे। तो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर जो बढ़नी थी नहीं बढ़ेगी, डिमांड घटना शुरू होगी। डिमांड घटना शुरू होगी मतलब अब उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, तो सामान सस्ता होना शुरू हो जाएगा। जो मुद्रास्फीति आ गई थी, जो इन्फ्लेशन हो गया था, वो अपने आप टारगेट हो जाएगा।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आरबीआई इस चीज़ को, इन्फ्लेशन को भी टारगेट कर लेता है। जो लोन आरबीआई देता है वो आरबीआई के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? क्योंकि इससे क्या मिलेगा आरबीआई को? इंटरेस्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आरबीआई के लिए जो आरबीआई ने लोन दिया है बैंकों को, तो जो लोन दिया है वो आरबीआई के लिए क्या बन गया? एसेट। क्योंकि पैसा जो दिया है कितने रेट पे दिया है? 8%। तो ये बैंक आरबीआई को 8% इंटरेस्ट देगा ना, यही आरबीआई कमाई हो जाएगी। तो ये लोन देना आरबीआई के लिए क्या हो गया? एसेट। लेकिन इस बैंक ने लोन लिया है तो इसके लिए क्या होगी कि ये लोन चुकाना है अलोंग विद दिस इंटरेस्ट, तो इसके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ये लोन ट्रांजैक्शंस था, ये आपका डिपॉजिट ट्रांजैक्शन आरबीआई के बीच में और बाकी के कॉमर्शियल बैंक्स के बीच में। जैसे कि इसको देखते हैं, हम और आप अपने पैसे को जमा करते हैं सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट मैंने बताया था आप लोग को, पता होगा, ठीक है। तुम सेविंग्स अकाउंट में करते हो, कई बार हम लोग उसको टर्म के लिए, एक फिक्स टर्म के लिए एफडी भी कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो बैंक होते हैं वो भी अपना एक्स्ट्रा पैसा कई बार सेंट्रल बैंक में, आरबीआई में जमा कर देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक ने अपना पैसा जमा किया कहाँ पे? कॉमर्शियल बैंक में। हम और आप डायरेक्टली आरबीआई में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आरबीआई पब्लिक डीलिंग नहीं करता, बताया था मैंने आपको। पब्लिक डीलिंग कौन करेगा? ये कमर्शियल बैंक करेंगे। आरबीआई सीधे इन बैंक से डील करता है, हमसे डायरेक्टली डील नहीं करता, ठीक है। और ये बैंक अपना पैसा कहाँ जमा कर सकते हैं? आरबीआई में, ठीक है। तो अब ये जो डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक के, ये बैंक ने जो पैसा अपना जमा किया है आरबीआई में, ये पैसा इस बैंक के लिए लाइबिलिटी है या एसेट है? एसेट है ना, क्योंकि बैंक ने जमा किया है तो बैंक को कुछ ना कुछ इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही सेंट्रल बैंक के लिए क्या हो जाएगा? ये पैसा इनके पास आया है, इन बैंकों ने दिया, कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, तो ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, हो सकता है अलॉन्ग विद सब इंटरेस्ट देना पड़े, ठीक है। तो इस केस में क्या बन जाएगा इनके लिए? ये लाइबिलिटी, ठीक है। अब कई बार बीच में पिक्चर में गवर्नमेंट भी आ जाती है बीच में। अभी आपने बैंक और आरबीआई को देखा, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे ट्रांजैक्शन कौन सा? डिपॉजिट वाला, बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। Commercial banks deposit their surplus fund with the central bank. Sometimes government also deposit their extra funds with the central bank. मतलब भारत सरकार या गवर्नमेंट जो है वो भी आरबीआई में पैसा जमा कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपने ये देखा था, इस तरह से होता है, डिफरेंट डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के पास वो पैसा भी डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक ने जमा किया है, मतलब एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई वगैरह ने, और वैसे वो पैसा भी है जो गवर्नमेंट ने जमा कर रखा है, ठीक है। तो ये आपने देखा है, ये अब हम देखने जा रहे हैं ट्रेजरी डिपॉजिट। क्या होता है ट्रेजरी डिपॉजिट? हाँ, हाँ, मान लीजिए गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम है, रेवेन्यू है, कितना है? लेट्स से 1000 करोड़ है, ठीक है। तो 1000 करोड़ जो रेवेन्यू है वो पैसा कहाँ से आया है? टैक्सेस से आया होगा। गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम जनरली टैक्सेस होती है, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, ये सब होता है। इसमें से अगर गवर्नमेंट ने मान लीजिए 900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए किसके ऊपर? पब्लिक वेलफेयर पे, जैसे स्कीम्स, योजनाएं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, जॉब देना, सब्सिडीज, इन सब पे खर्च कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए एक्स्ट्रा कितना बच गया यहाँ पर? 100 करोड़ रुपए। ये जो 100 करोड़ सरप्लस था, ये 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट अब चाहे तो ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जमा कर सकती है? विद दी आरबीआई। इस गवर्नमेंट के डिपॉजिट को आरबीआई के साथ जो गवर्नमेंट ये करती है, इसको हम क्या कहते हैं? ओके, इट इज टर्म्ड एज ट्रेजरी डिपॉजिट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो 100 था, इसमें से आपने माइनस कर दिया 900 करोड़ जो खर्च कर दिया, अब एक्स्ट्रा कितना बचा? सरप्लस 100 करोड़। ये क्या है? आरबीआई के साथ ट्रेजरी डिपॉजिट, ठीक है। तो ये पैसा जो आरबीआई के पास है, ये आरबीआई का एसेट हो जाएगा या लाइबिलिटी हो जाएगी? लाइबिलिटी, क्योंकि चुकाना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा इसको जब भी गवर्नमेंट मांगेगी, ठीक है। तो इट इज लाइबिलिटी बिकॉज आरबीआई हैज टू पे बैक दीज डिपॉजिट्स टू गवर्नमेंट इन सम कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है।
ओके, मनी सप्लाई देखिए, अब आपने करेंसी इशू करने के बारे में देख लिया है, ठीक है, कि कौन करता है, और लोन ट्रांजैक्शंस आपने देखे, डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस देखे। अब आते हैं मुद्दे पे, मनी सप्लाई कैसे होती है। तो मनी होता क्या है ये आप जानते हैं जनरली, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था M1, M2, M3 और M4, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ मनी, ये जानते होंगे आप लोग, ठीक है, ओके। तो देखिए, एक अर्थव्यवस्था में, इन एन इकॉनमी, मनी कंसिस्ट ऑफ मेनली करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स जो हमारे आपके पास हैं, ठीक है, उसके साथ साथ कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स के साथ जो पैसा हमारा जमा है कहाँ पर, बैंकों में, ठीक है, चाहे वो FD हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, मतलब कभी भी जो हम चाहे निकाल सकें, चाहे वो फिक्स टर्म वाला हो, ठीक है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं जनरली, मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है। इंडिया में क्या है, कॉइन्स और करेंसी नोट्स, दीज आर इशूड फॉर सर्कुलेशन बाय RBI, सर्कुलेट हर जगह, हर बैंकों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इनको RBI करती है। तो RBI हमारे देश की क्या है, एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, सारे मॉनेटरी फंक्शंस को सुपरवाइज करना, देखना, ये किसका काम है, इट्स द वर्क ऑफ सेंट्रल बैंक RBI। 1 रुपये का जो नोट होता है, ये कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी के साथ जो बाकी के कॉइन्स हैं और जो स्पेशल कॉइन्स कभी कभार आते हैं, जितने भी कॉइन्स वगैरह हैं, वो सब कौन मिंट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो छोटे कॉइन्स होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, इनको मिंट करना या प्रिंट करने का अधिकार किसके हाथ में है, भारत सरकार के हाथ में है। और इसके साथ 1 रुपये का नोट भी भारत सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, बिकॉज करेंसी इज अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है, तो करेंसी इशू करना भी उसके हाथ में आ जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आता। तो करेंसी नोट्स जो बड़े वाले होते हैं, इससे मतलब एक के बाद जितने नोट्स हैं, ठीक है, चाहे वो 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, ये सब कौन प्रिंट करता है, RBI करता है। इनको सर्कुलेशन में डालना, मतलब बैंक्स तक पहुंचाना, फिर वहाँ से ये हमारे हाथ तक पहुँचते हैं, ये सर्कुलेशन का काम कौन करता है, RBI, ठीक है। ऑल द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर पुट इनटू सर्कुलेशन ओनली थ्रू द RBI। गवर्नमेंट इन कॉइन्स को मिंट करती जरूर है, लेकिन खुद सर्कुलेट नहीं करती। ये 1 रुपये के नोट और बाकी के कॉइन्स RBI गवर्नमेंट से ले लेती है, काइंड ऑफ परचेज कर लेती है, और फिर इनको सर्कुलेट करती है बाकी बैंक्स तक। सर्कुलेशन का काम किसके हाथ में आता है, RBI के हाथ में आता है, बिकॉज RBI इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स इन इंडिया, यही करेगी, ठीक है। भले प्रिंट गवर्नमेंट कर रही हो 1 रुपये का नोट, लेकिन सर्कुलेट करने का काम कौन करेगा, उसको RBI। वैसे ही कॉइन्स के साथ सर्कुलेशन कौन करेगा, RBI करेगा। 1 रुपये नोट पे साइन किसके रहते हैं, ये बताया था मैंने आप लोग को, ठीक है। जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनका सिग्नेचर होगा, RBI के गवर्नर का साइन इस पर नहीं होता। कभी आपके हाथ में अगर नोट, कल शायद कोई देख रहा था ना, फिर याद आ गया, ठीक है, ठीक है। तो करेंसी सिस्टम का इसको यूनिट माना जाता है। हमारे पास जो भी हैं, 100 रुपये का मतलब क्या होता है, 100 इंटू 1, यही तो होता है 100। तो 100 रुपये मतलब क्या है, ये 1 क्या है, ये 1 रुपये है। तो 1 रुपये क्या हो गया, इट्स द बेस यूनिट ऑफ द करेंसी सिस्टम। तो जो 1 रुपये का सिक्का या जो 1 रुपये की नोट है, वो क्या है, हमारा बेस यूनिट है। उसी के रिगार्ड में बाकी यूनिट्स एक्सप्रेस की आती है। 500 का मतलब क्या हो गया, 500 इंटू 1, मतलब एक एक के 500, यही माना जाएगा ना। तो इसीलिए जो ₹1 है वो आपका बेस यूनिट बन जाता है इसमें। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर ये जो कॉइन्स हैं और जो 1 रुपये के नोट हैं, इनको किसने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हैंस ये लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी, क्योंकि सिग्नेचर कौन कर रहा है इस पे, कि कौन देगा इस पैसे को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस सेक्रेटरी कर रहा है ना, ठीक है ना, वित्त सचिव कर रहा है, किसके अंडर में आएगा, वो गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। तो सीधे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है। जो नोट पे साइन है, बाकी के नोट जो आपके हैं, उन पे सिग्नेचर कौन कर रहा है, RBI। तो वो किसकी लाइबिलिटी है, RBI। जैसे अभी आपने देखा था ना कि जो 500 रुपये का नोट था, वो किसकी लाइबिलिटी हो गई थी, हाँ। तो ये जो 500 का नोट था, RBI हैज़ टू पे इट।
तो ये लाइबिलिटी किसकी बन जाती है? आरबीआई की। सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं है ये, डायरेक्टली तो नहीं है बिल्कुल भी। डायरेक्टली किसकी यहाँ पर है? ये आरबीआई की है। लेकिन जो वो 1 रुपये का नोट है और कॉइन है, उस पर किसकी हो जाएगी जिम्मेदारी? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है कि कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट दीज आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हेंस इट कम्स अंडर द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के अंडर में आ जाती हैं चीज़ें, इनकी जिम्मेदारी है कि ये नोट को दें और प्रोवाइड करें। ठीक है, अब देखिए लाइबिलिटी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इस नोट्स को, इन ये 1 रुपये के जो नोट हैं और जो सिक्के हैं, इनको सर्कुलेट नहीं करेगी हर जगह। ये काम कौन करेगा? आरबीआई। तो होता क्या है इस प्रोसेस में, आरबीआई करती क्या? खरीद लेती है। आरबीआई 22, लिटरली यही होता है, आरबीआई 22 दी 1 रुपी नोट फ्रॉम द गवर्नमेंट। 1 रुपये के नोट जितने गवर्नमेंट ने बनाए हैं आरबीआई ने खरीद लिया है। पैसा ले लीजिए और जितना भी आपके पास है हमको दे दीजिए। उसके साथ साथ जितने कॉइन्स बनाए हैं किसने? सरकार ने, वो भी आरबीआई परचेज कर लेती है। किससे? गवर्नमेंट से। हैंस द कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट कम अंडर द एसेट सेक्शन ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट। समझे इस चीज़ को? बैलेंस शीट में क्या होता है बेटा? एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। तो यहाँ पर कॉइन जो है वो किसने बनाया था? बेसिकली गवर्नमेंट ने। उसको किसने खरीद लिया? आरबीआई ने। तो वो आरबीआई का क्या हो गया? एसेट हो गया। ये कॉइन के पीछे की जो वैल्यू है वो कौन सुनिश्चित करेगा वैल्यू बनी रहे इसकी? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नोट प्रिंट किया है 1 रुपये वाला और कॉइन्स को मिंट किया है। तो लाइबिलिटी किसके ऊपर हो जाएगी देने की? हमेशा गवर्नमेंट। ठीक है ना? ऐसे ही ऑल बैंक नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ठीक है, 1 रुपये के नोट के छोड़ के बाकी जितने नोट्स हैं इनको आरबीआई इशू करता है। एंड दीज आर बैक्ड बाय एसेट्स सच एज गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसीज। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम समझाया था ये बात कि ये जो करेंसी नोट होती है ये जनरली क्या होती है? इसको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फिएट करेंसी। याद आ रहा है? ये जो कागज़ का टुकड़ा आपके हाथ में है 2000 की नोट, ये 500 की नोट, ये जो भी आपने ऊपर देखी है, ठीक है ना, ये नोट ये अपने आप में जिस मटेरियल से बनी है, जो कागज़ का टुकड़ा है, जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है और ये जो प्रिंटिंग यूज़ की गई है, ये अपने आप में 500 का नहीं है। इसको छापने हो सकता है 2 या 3 रुपये आए हों, हो सकता है 1 ही रुपये आया हो, लेकिन इसमें फेस वैल्यू कितना लिखा है? 500 रुपये। तो क्या ऐसी चीज़ है जो उसको 500 के लायक बनाएगा? हाँ, ठीक है ना। तो अगर ये नोट एक छापनी है, किसको, कौन छापेगा ये नोट? आरबीआई। गवर्नमेंट तो छापेगा नहीं। आरबीआई के पास क्या होना चाहिए? कुछ बैकअप, जो जिसके आधार पे वो एक 500 के नोट छाप पाए। 500 के पीछे एक बैकअप होना चाहिए जो बता सके कि हाँ ये क्या है, 500 के नोट का बैकअप है। मैंने कहा था जब भी कुछ नोट छापना होता है तो उसके पीछे क्या करना पड़ता है? गोल्ड, फॉरेन करेंसी या कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स को रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये का सोना है, ठीक है ना, मुझसे ये सोना किसने खरीद लिया है? आरबीआई ने। अब ये आरबीआई के पास है, आरबीआई अपने पास ये 500 रुपये का सोना रखेगा और इसके बिहाफ पे ये नोट क्या कर देगा? प्रिंट। ये सोना आरबीआई ने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन इस नोट को अब वो मार्केट में सर्कुलेट कर देगा। वैसे तो इस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हमारे जेब में आता है तो हमको क्या लगता है कि ये नोट की वैल्यू 500 है। रीज़न, 2 बात। पहली बात तो उसमें 500 लिखा है और खुद वादा किसने किया है कि ये 500 का है? अगर आरबीआई ने वादा किया है कि 500 का है तो होगा 500 का, लेकिन वादा के पीछे कुछ ठोस होना चाहिए ना, बैकअप। कैसे मानने भाई तुम सही में 500 का ये है कि नहीं है? तो आरबीआई ने इस 500 रुपए के नोट को प्रिंट करने से पहले इतने ही अमाउंट की एक वैल्यूएबल चीज़ जैसे कि गोल्ड, फॉरेन करेंसी, डॉलर्स, पाउंड या गवर्नमेंट के बॉन्ड वो रखे होंगे और उसके बिहाफ पे इस नोट को प्रिंट किया होगा। तो जितना नोट छापना होता है, जितना भी, किसको? आरबीआई को, हवा में नहीं छाप सकती। उसको उतने ही वैल्यू का सोना,
फॉरेन करेंसी या गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड्स अपने पास परचेज करके रखने पड़ते हैं, और फिर उसके बिहाफ पे मान लीजिए इसके पास सब मिला के लेट से 2 करोड़ का गोल्ड आ चुका है, किसके पास, लेट से इतना आ चुका है, उतनी वैल्यू का वो है, तो अब कम से कम 2 करोड़ के नोट छाप सकती है आरबीआई, 500 करके, 2,000 करके, 2 करोड़। अब 2 करोड़ के ऊपर एक्स्ट्रा नोट अगर छापने हैं तो वो सोना अब कम पड़ गया है, अब इसके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। हो सकता है आरबीआई ने गवर्नमेंट से कहा हमको बॉन्ड दीजिए, तो गवर्नमेंट ने कहा ये लो 1 करोड़ का बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने दस्तखत करके एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, एक लोन डॉक्यूमेंट किसको दे दिया है, आरबीआई को, और उसमें गवर्नमेंट लिखा कि हम आपको क्या देने वादा करते हैं, 1 करोड़ रुपए। ये वादा अपने आप में क्या, ये सॉवरेन प्रॉमिस है। सॉवरेन प्रॉमिस मतलब जो देश की सबसे बड़ी सरकार है, जिसकी संप्रभुता है देश में, वो ये वादा कर रही है कि वो क्या देगी, 1 करोड़। किसके बिहाफ पे, इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे। तो उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख के, मान लीजिए वो ये डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे जिसमें लिखा है कि बॉन्ड 1 करोड़ का है, गवर्नमेंट देगी 1 करोड़, तो अब ये कागज़ अपने आप में कितने का हो चुका है, 1 करोड़ का। इस कागज़ को अपने पास रख के अब आरबीआई 1 करोड़ के और नोट छाप देगी। मतलब 1 करोड़ का नोट नहीं, 500 के नोट, 2,000 के नोट, सब मिला के 1 करोड़। फिलहाल हमारे पास 1 करोड़ का नोट नहीं, वरना अंबानी की जेब में वैसे ही पड़े होते। मतलब आम जनता के पास 1 करोड़ का नोट रखना ही नहीं चाहेगा। अगर एक नोट गिर गया, अभी 10 रुपये गिरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, 5 रुपये गिरते हैं तो थोड़ा दुख होता है, 2,000 मतलब लगभग हार्ट अटैक आने वाला है। 1 करोड़ का नोट गिर जाएगा, जीवन व्यर्थ है बाप का, ठीक है ना। तो ऐसे नोट इतने बड़े डिनोमिनेशन के नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, ओके। हाँ बेटा, नहीं बेटा, बनाया गया है, हमेशा ऐसा नहीं था। जब अब वो चीज़ रेगुलेट हटा दी गई बेटा, ठीक है ना। देखो, जब तक कोई चीज़ रेगुलेशन में होती तब तक वो होती है, समय के साथ चीज़ों को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। पहले 50 पैसा और 25 पैसा भी लीगल टेंडर था, लेने तो कोई मना नहीं कर सकता। अब तुम चलाओ, हो सकता है मेरे भी घर में कुछ पिगी बैंक बनाना पड़ेगा, 50 पैसा होगा, अपने पापा से पूछता हूँ कि बाद 5 पैसा ही पड़ा होगा। अब तुम जाओ सामान लेके दिखा दो। रीज़न क्या कि अब वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर मतलब ऐसा करेंसी जो इंडियन सिटीजन लेने से मना ना करे। अब ये नहीं कि तुम पहुंचा दो रशियन के पास तो लोग, वो नहीं लेगा। ये जो लीगल टेंडर है, इस पैसे को लेने के लिए बाध्य सिर्फ कौन है, देश के नागरिक। जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो आप लेंगे। और इसमें भी कुछ नोट्स जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, लिमिटलेस लीगल टेंडर, और कुछ होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। जैसे मैंने कहा था कॉइन्स, लगभग सिर्फ 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं किससे, कॉइन से। अगर सामान 2,000 का है, तुम 2,000 के सिक्के रख दो तो रिफ्यूज़ कर सकता है, लेने वाला ले भी सकता है। अगर उसको सही में इतने सिक्के चाहिए, मान लो वो थोक विक्रेता, उसको रेट डेली चाहिए सिक्के, कहेगा अरे यार लो 2,000 के नोट, हमें सिक्के दे दो। लेकिन अगर उसको सिक्के की आवश्यकता नहीं है, तुमने 2,000 के सिक्के रख दिए, का सामान दो, वो मना कर देगा, क्योंकि लीगल वैल्यू लेने की परमिसिबल कितनी है, 1,000। 1,000 तक वो मना नहीं कर सकता, उससे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा वो मना कर देगा। लेकिन नोट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ट्रांजैक्शन करना चाहें नोट्स में कर सकते हैं। तो वो लिमिटलेस लीगल टेंडर में आता है और नोट्स लिमिटेड लीगल टेंडर में आते हैं। सेज हु, अगर वो चीज़ अनअकाउंटेड है तो तुम दोगे, अकाउंटेबल तुमने उसको टैक्स भरा होगा, क्या दिक्कत है फिर। अगर वो चीज़ अकाउंटेड मनी, मतलब आपने उसका लेखा जोखा रखा है ना कहीं, अगर उसका टैक्स दिया जा रहा है तो अकाउंटेड मनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अनअकाउंटेड मनी, आप उसने उसको शो ही नहीं किया है, टैक्स ही नहीं भरा है, तो फिर तो वो तो यूज़ होता ही रहता है, ठीक है। अब ये लेने वाले के ऊपर वो लेना इतना टैक्स में, उतना कैश में चाहता है कि नहीं। कैश जनरली कोई मना नहीं करता, रीज़न है वो भी कुछ ही डालेगा अपने अकाउंट में और कुछ रख लेगा। अकाउंट में जितना डालोगे आप, वो आप छुपेगा नहीं, वो आपके पैन कार्ड से लिंक हो चुका है। और जो आपने रख लिया वो, हाँ, ठीक है, ओके। तो देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो बातें मैंने बताई है आपको,
कि जितने भी ये बैंक नोट्स आरबीआई इशू करता है, इनके पीछे कुछ एसेट्स हैं। ये एसेट्स क्या क्या हैं? गोल्ड, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, मतलब वही बॉन्ड वगैरह, और कुछ फॉरेन करेंसी एसेट्स वगैरह, ठीक है ना, डॉलर, पाउंड, ये सब पड़े हुए हैं, ठीक है। और इनके बारे में कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 33 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई बेटा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, एक एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। उसके अंदर कई सेक्शंस हैं, कई शेड्यूल्स हैं। उनके अंदर सेक्शन नंबर 33 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी ऐसे नोट्स आरबीआई इशू करेगा उसके लिए कुछ एसेट्स होने चाहिए आरबीआई के पास, जिसके बिहाफ पे ही आरबीआई इन नोट्स को प्रिंट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो प्रॉमिस लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ सो एंड सो रुपीज़, और इसके नीचे सिग्नेचर किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का। दिस डिनोट्स द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई ऑब्लाइज है क्या करने के लिए? पैसे को देने के लिए, टुवर्ड्स द होल्डर ऑफ द बैंक नोट, दैट द आरबीआई इज लायबल टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट। मतलब अगर ये बैंक नोट, मतलब वही जो आपके हाथ में थी, लेट्स से वो 500 की नोट, वो क्या एक बैंक नोट है जो आपको बैंक से मिली है। ये नोट लेने डायरेक्टली आप आरबीआई जनरली नहीं जाते, आपको कहाँ कौन दे देता है? एटीएम से या बैंक से आपको मिल जाता है, कमर्शियल बैंक से मिल जाता है। तो उस बैंक नोट का जो होल्डर है उसको हम क्या कहते हैं? करेंसी होल्डर। हम और आप कौन है? करेंसी होल्डर है, हमारे पास है। तो हमारे पास ये नोट है, इस नोट की जो वैल्यू है वो कितनी है? लगभग जो उस पर लिखी है, कितनी लिखी है वैल्यू? उस पर जो फेस वैल्यू है वो कितनी थी एग्जाम्पल में? 500 रुपये। तो 500 रुपये का अमाउंट हमें देने की लाइबिलिटी कौन रखता है? आरबीआई। कि 500 रुपये का वैल्यू हमेशा 500 रुपये रहेगा। ऐसा नहीं कि आप 500 रुपये दें और सामने कहें नहीं इसकी वैल्यू 400 ही है। ये चीज़ सुनिश्चित कौन करता है? आरबीआई। भाई हमारे पास इतना एसेट है इसको बैक करने के लिए, ठीक है। और इसी लाइबिलिटी को, द लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई इज फर्दर गारंटीड, और आरबीआई के पीछे कौन खड़ा है? गवर्नमेंट। ये आरबीआई एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार के अधिनियम के अंडर में आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आरबीआई ने लाइबिलिटी तो ले ली अपने ऊपर, लेकिन अब आरबीआई के पीछे खुद कौन खड़ा है सपोर्ट करने के लिए उसको? हाँ, तो दिस लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई इज फर्दर गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो सेक्शन 26 बताता है कि आरबीआई के सपोर्ट में खुद कौन खड़ा है? गवर्नमेंट। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति को उस नोट की वैल्यू मिलती रहे, ठीक है। तो जो भी नोट पे वैल्यू होती है, जैसे 500 है तो 500 जो वैल्यू उसकी होगी, द वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इज डिराइव फ्रॉम द गारंटी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दीज आइटम्स। अगर 10 रुपये का नोट कॉइन हम आप ले रहे हैं या नोट ले रहे हैं, तो हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें गारंटी है कि इस पर साइन किसने कर रखा है? आरबीआई के गवर्नर ने। और सपोर्ट पीछे से कौन दे रहा है? मतलब इस चीज़ से मैं लगभग 10 रुपये का सामान खरीद सकता हूँ। मतलब मेरे हाथ में अगर 10 रुपये है और मैं बाजार में जाऊँ 10 रुपये की ब्रेड लेने, तो मुझे दुकानदार ब्रेड देगा या मना कर देगा? मतलब मुझे भी विश्वास है कि इस नोट को दिखा के मैं 10 रुपये का एक सामान ले सकता हूँ, और जो दुकानदार है उसको विश्वास है कि हाँ ये सामान जो नोट है ये सही है, आरबीआई गवर्नर दस्तखत है, लाइबिलिटी उनकी देना, और पीछे कौन खड़ा है? गवर्नमेंट। अब एक बात बताओ, मैंने एक फर्जी नोट बनाया, मैंने अपना साइन कर दिया, अब जाओ तुम ब्रेड लेके आओ, जाना मत, भगा देगा दुकानदार, बेइज्जती अलग से कर देगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे केस में क्यों नहीं ले रहा वो? रीज़न, उसमें मेरी गारंटी है। मैं कौन हूँ? कोई नहीं, प्राइवेट व्यक्ति देश में कोई नहीं होता। वो सरकार है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, आर्टिकल 12 है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और पीछे भारत सरकार खड़ी हुई है। इतना बड़ा प्रॉमिस है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई सही बात है। और उसको प्रॉमिस हवा में नहीं है, उस प्रॉमिस के पीछे एसेट भी तो है कि 500 का जो वो नोट होगा उसके पीछे 500 का सामान रखा है हमने। किसने रखा है? आरबीआई ने। ये भी हमको पता है, और सरकार का वादा कि हम पीछे खड़े, परेशान मत हो। इसीलिए वो दुकानदार मुझसे 10 रुपये के नोट ले लेगा और मुझे सामान दे देगा, और मैं भी वो 10 रुपये नोट तभी रखूँगा जेब में अपने जब मुझे पता रहेगा कि इस नोट से मैं 10 रुपये का आइटम खरीद सकता हूँ। अगर मैं जाऊँ और 10 रुपये का सामान भी ना ले पाऊँ तो मुझे कुछ ट्रस्ट रहेगा इस नोट पे? अब मैं मुंह पोंछने के लिए हैंकी का इस्तेमाल नहीं, नोट का इस्तेमाल कर लूँगा। कुछ नोट लिखने के लिए, कुछ नोट डाउन करने के लिए स्टिकी नोट्स नहीं, 10 रुपये के नोट लिख दूंगा। मुझे पता है ये कुछ है ही नहीं। अभी क्या है? पता है कि आरबीआई पीछे खड़ा है, गवर्नमेंट का साथ है,
सपोर्ट है, मैं इससे इतना सामान ले सकता हूँ, और इसके पीछे भी जब इसको प्रिंट किया गया होगा तो उतने वैल्यू का सामान रखा गया है पीछे, तभी इतने वैल्यू का सामान मैं ले सकता हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो एवरी करेंसी नोट बियर्स ऑन इट्स फेस, करेंसी अपनी फेस, फेस मतलब जो लिखा है उसके ऊपर क्या करती है? अ प्रॉमिस फ्रॉम दी आरबीआई दैट इफ समवन produces the note to RBI or any other commercial bank, RBI will be responsible for giving the person purchasing power, purchasing value equal to the value printed on the note। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ये नोट रहेगा, मान लीजिए मेरे पास 50 रुपए का नोट है, इस पे फेस वैल्यू कितना लिखा हुआ है? तो फेस वैल्यू पे क्या है? 50 रुपीज़। अब इसके पीछे ये वादा है आरबीआई का और पीछे खड़ा है गवर्नमेंट कि अगर आपके पास ये फेस वैल्यू का नोट है 50 रुपए का, तो अब जितना उस पर लिखा है उतने ही वैल्यू की आपके पास क्या हो जाएगी? पीपी, मतलब परचेजिंग पावर, कि हमारे देश में आप कोई भी सामान 50 रुपए का खरीद पाएंगे। उस किससे? मान लीजिए अमूल बटर लेने जाते हो, मान लो 50 रुपए का है, वो है तो शायद 52 रुपए का, लेकिन मान लो 50 रुपए का है, आपको सब 52 रुपये खाता हूँ यार, पता है इसलिए मुझे, ठीक है। तो 50 रुपये का बटर अगर मैं लेने जाऊँ और मैं उसको ये निकाल के नोट दे दूँ 50 रुपये की, तो इस नोट की एक पावर है। क्या पावर है? परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, कि ये 50 रुपये तक का आइटम को खरीद सकती है। 50 रुपये का ही खरीदेगी ये मतलब नहीं है। देखिए एट मैक्स कितना खरीद सकता है? 50 रुपये। हो सकता है वो सामान 40 रुपये का हो, तो अब मुझे क्या मिलता है? इसके बदले 10 रुपये, ताकि आप 10 रुपये रखें और अब आप इसके बदले 10 रुपये का सामान ले सकें। 50 मतलब 50 रुपये तक का सामान, लेकिन अगर वो सामान 55 रुपये का है, अब मैं 50 दूं तो क्षमता है इस नोट में? नहीं, इस नोट में क्षमता मतलब परचेजिंग पावर, कितनी पावर है? 50 रुपये तक की। तो ये प्रॉमिस आरबीआई देता है कि आप ये नोट रखें अपने पास और आपके पास क्षमता होगी 50 रुपये का सामान खरीदने की। समझ पा रहे हो? अब यही बात सही है आपके किसके लिए? कॉइन्स के लिए भी। ठीक है, जैसे कि कॉइन्स का केस देखिए, करेंसी नोट हो या कॉइन हो, करेंसी नोट मतलब ये आपने देखा 500 का जो नोट था, और कॉइन जो आप रखते हैं जेब में, 1 रुपये का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का भी आता है, शायद आता है, सबके पास होगा नहीं, देखा मैंने भी नहीं पर सुना मैंने भी है। आपने देखा है? यही बात, वही बात है कि भगवान होता है पर दिखते नहीं हैं, तो कुछ कुछ को दिख गए यहाँ पर। ठीक है ना? ठीक है, तो 20 का भी है। ठीक है, तो अब ये जो कॉइन्स हैं या ये जो पेपर नोट्स हैं, इनकी अपने आप में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है? खुद की वैल्यू होना। जैसे पुराने ज़माने में जो गोल्ड कॉइन्स होते थे, उन गोल्ड कॉइन्स की अपने आप में वैल्यू होती थी नहीं होती थी? होती थी ना। सोने की अशर्फियाँ नहीं बोलते थे, 1 लाख सोने की अशर्फी। तो अब जो कॉइन है वो किस मेटल से बना है? एक प्रेशियस वैल्यूएबल मेटल से बना है। उस मेटल की अपने आप में वैल्यू है। तो जिस सामान से वो चीज़ बनी वो सही में लगभग उतने की हो सकता है, उससे ज़्यादा की हो, लेकिन बहुत कम नहीं होगी। ठीक है ना? तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू होना। लेकिन अगर आप बात करें पेपर नोट्स की या आजकल जो कॉइन्स चल रहे हैं, बेटा ये सस्ते मेटल से बनाए हुए कॉइन्स हैं, ये सोने या चांदी के धातु से बनाए हुए कॉइन्स नहीं हैं, तो इनकी उतनी वैल्यू नहीं है। जैसे कि इस समय जो आप पेपर का एग्जांपल लें, पीस ऑफ पेपर इन केस ऑफ रुपी नोट। ठीक है, आप अगर 500 का नोट लेके चल रहे हैं, उसमें जो पेपर है या जो आयरन यूज़ किया गया है किसमें? कॉइन के केस में, इट डज नॉट हैव द वैल्यू ऑफ द मटेरियल बट इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्रॉमिस ऑफ आरबीआई। इसका मतलब क्या है कि जो गोल्ड का सिक्का उस ज़माने यूज़ होता था, उस पर राजा की मुहर होती थी, नो डाउट, लेकिन जो लेने वाला व्यक्ति था उसको भी डाउट नहीं था कि पता है कि यार ये चीज़ सोने का है, सोना अपने आप में महंगा होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स और कॉइन्स, इनके अपने आप में उतनी वैल्यू नहीं है। अच्छा खुद सोचो, 500-500 की कई नोटें जलाई गई हैं, क्यों जला दी गई बेटा?
मतलब डीमोनेटाइजेशन में कई लोगों के पास एक्स्ट्रा नोट थी, वो जमा नहीं कर पाए, बहुत दुख की बात है, उनके नोट जल गए। तो अब ऐसे में ये लोगों ने नोट्स अपने क्यों इस तरह से जला दिए होंगे? क्योंकि वो नोट्स सही में 500 के तो थे ही नहीं। जिस दिन मोदी जी ने रात में मित्रों बोल दिया और बम फोड़ दिया, उन्होंने साफ साफ बोला कि देखो अब ये लीगल टेंडर नहीं है। इसका मतलब जो प्रॉमिस आरबीआई का था और मेरा था, मतलब सरकार का, वो मैं वापस लेता हूं। जो जब प्रॉमिस ही नहीं रहा, इसका मतलब अब उस नोट की परचेजिंग क्षमता नहीं रही। अब तुम बाजार में लेके जाओगे 500 नोट, तो सामान 500 खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि आरबीआई ने अपना प्रॉमिस विड्रॉ कर लिया। उस चीज़ को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि नहीं रहेगा। अब आपको इससे 500 की नोट की क्षमता 500 ये नहीं रहेगी। हम जो नया नोट लाएंगे उसमें प्रॉमिस देंगे, इसमें नहीं देंगे आपको। ठीक है, इसका मतलब ये जो नोट होते हैं, इनके अपने आप में जिस मटेरियल ये बने, उस मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इनकी वैल्यू किससे होती है? उस प्रॉमिस से जो आरबीआई का है, और पीछे से गारंटी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। वो बनाती है इन नोट्स को और इन कॉइन्स को वैल्यूएबल, वरना इनकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं। गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू अपने आप में थी, क्योंकि वो प्रेशियस मेटल है। भाई मेटल को गला दो, यूज़ कर लो अपने अकॉर्डिंग, पैसा अपने आप क्षमता उसके अंदर है। इनके अंदर नहीं है। ठीक है, इनके अंदर सिर्फ प्रॉमिस की क्षमता है। इसीलिए दैट्स वाई करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर देयरफॉर कॉल्ड फिएट मनी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसीलिए इनको कहते हैं लीगल टेंडर भी, क्योंकि अब इनको आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। आप मतलब जो देश का नागरिक है, अब ये नहीं कि तुम रशिया जाओ, वहाँ चलाओ 500 का नोट और कहो ये मना कर दिया और गवर्नमेंट को सू कर दो, केस कर दो, ये नहीं कर सकते। ये नोट देश का नागरिक लेने से मना नहीं करेगा। ठीक है, किस लिए? फॉर पेमेंट ऑफ एनी डेप्ट। डेप्ट मतलब जो भी आपका उधारी है या जो आपको लेना है, तो उसके बदले अगर आप पैसा दे रहे हैं तो सामने वाला मना नहीं करेगा। आप बर्गर लेने गए हैं, आपने 50 रुपये का नोट दे दिया, 50 का बर्गर था, तो मना नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा नहीं नहीं ये नोट नहीं, कुछ और नोट लेकर आओ, लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो करेंसी का मतलब क्या हो जाता है? नोट्स प्लस कॉइन्स। ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब जो हमारे आपके पास में है और जो बैंकों के पास में है। ठीक है ना, तो करेंसी इन सर्कुलेशन इक्वल्स टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस करेंसी विद दी बैंक। मतलब जो हमारे पैसे बैंकों में जमा हैं, ठीक है ना, वो भी तो हमारे ही हैं, हम उनको निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। कुछ पैसे ऐसे जो तुरंत निकाल लेंगे, डिमांड डिपॉजिट, और कुछ ऐसे जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जैसे कि मान लीजिए एफडी वगैरह है, आरडी वगैरह है। ठीक, और आपको मैंने बताया था कि मनी सप्लाई स्टॉक होता है या फ्लो होता है? याद आया? तो ये जो टर्म है मनी सप्लाई, ये हमेशा आप इसको चेक करते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे कि एज ऑन लेट्स से 31 मार्च मनी सप्लाई इंडियन मार्केट में कितना था, तो ये डेटा रिलीज कौन कर देगा? आरबीआई। कितना था? तो मनी सप्लाई मतलब कितना पैसा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए लिखा है टोटल स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है ना, समझ में आ गया? फ्लो मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड में, जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, इस ड्यूरेशन में, इस कार्यकाल में, इस टाइम पीरियड में, इस पीरियड में कितना पैसा फ्लो हुआ है। ठीक है ना, मेरे अकाउंट में मान लीजिए 1 जनवरी को मेरे अकाउंट में पैसा था 10,000 रुपये, और 31 जनवरी को वो हो गया कितना? 25,000 रुपये। ठीक है ना, तो जब मैंने काउंट किया कि 1 जनवरी को कितना है, तो कितना है? 10,000। तो ये क्या है? मनी सप्लाई क्या हो गया इस केस में? ये स्टॉक हो गया। और जब मैंने चेक किया 31 जनवरी, तो ये भी क्या है? ये भी स्टॉक है। लेकिन इस बीच में ये एक्स्ट्रा 15,000 आए अकाउंट में मेरे, कभी 2,000 आया होगा, कभी 3,000 आया होगा, कभी 5,000 आया होगा। तो ये जो पैसा आ रहा था, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ मनी। ठीक है ना, तो ये फ्लो था और ये स्टॉक था। एज ऑन डेट 1 जनवरी स्टॉक कितना था मेरे अकाउंट में? मनी का स्टॉक। और इस समय 31 जनवरी को 25, और ये बीच में फ्लो हुआ है 15,000 का। समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन।
मतलब जो जनता के पास पैसा हो या बैंकों के पास हो। तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हाँ, इसी स्टॉक को हम कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब टोटल मनी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पैसे जमा भले बैंक में, निकाल सकते तो है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं। जो यूजेबल पैसा है, जो निकाला जा सकता है, यूज तुरंत किया जा सकता है, जो पैसा करेंसी लोगों के हाथ में है या वो जमा उन्होंने करा रखा है कहाँ पर? बैंकों में। ठीक है। आरबीआई जो है वो 4 प्रकार के डेटा, 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं M1, M2, M3 और M4। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसको देखिए, दिख रहा है? पहला क्या है? M1। M1 मतलब करेंसी विद द पब्लिक, जो हमारे आपके हाथ में पैसा है, घरों में पैसा है, पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे पास पैसा है। ये क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद दी बैंक्स, मतलब वो पैसा, हाँ, जो हमने बैंक में जमा कर रखा है और एनी टाइम इसको हम निकाल सकते हैं ऑन डिमांड। डिमांड मतलब जाना और मांगना कि सुनो पैसा दे दो, पैसा मेरा ही है क्योंकि। ठीक है, तो ये डिमांड डिपॉजिट आपका होता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? M1। आरबीआई ने इसके लिए टर्म क्या बना दिया है? M1। तो M1 मनी की जब बात होगी, इसका मतलब वो पैसा जो लोगों के हाथ में है, घरों में है या अपने हाथ में रखे हैं, या डिमांड डिपॉजिट जो किसी भी समय वो बैंकों से निकाल सकते हैं। M2 में क्या होता है? देखिए, बैंक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कमर्शियल बैंक जो आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस भी सेविंग्स बैंक प्रोवाइड करता है कि जो लोगों को छोटी छोटी सेविंग्स करनी हो। अब तो लोग कम करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट, खाता लोग बहुत खुलवाते थे और वहाँ भी पैसा लोग जमा करते थे। तो पोस्ट ऑफिस भी आपको सेविंग्स बैंक का एक फैसिलिटी ऑफर करता है, जिसमें आप अपना पैसा जमा करा सकते हैं। जैसे कि आप कहाँ जमा कराते हैं, और वहाँ भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो M2 में क्या आएगा? M1 मतलब ये जो आपने निकाला, प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद दी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो जो सेविंग्स वाला है, जो आप कभी भी निकाल सकते हैं, डिमांड पे रखा हुआ है आपने, वो वाला पैसा किस में आ जाता है? M2 में। M3 जो है ये कॉमनली यूज, इसमें नोटिफिकेशन है, इसमें क्या आता है मनी में? M1 मतलब ये पूरा करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, जो हम कभी भी निकाल सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद दी बैंक्स। तो बैंक में देखिए हमारे 2 प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टर्म डिपॉजिट। डिमांड मतलब ऑन डिमांड कभी भी आप निकाल सकते हैं। एक होता है आपका टर्म डिपॉजिट, हाँ, लेट्स से FD RD, कुछ महीनों में या कुछ सालों में उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो M3 में क्या आ जाता है आपका? M3 में पूरा M1 हो गया, जिसमें आपका करेंसी विद द पब्लिक प्लस बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट, प्लस बैंक का आप क्या जोड़ दें इसमें? टाइम डिपॉजिट, मतलब टर्म डिपॉजिट। तो वो क्या बन जाता है? M3। M4 में सब कुछ आपका यहाँ लगभग आ गया कि ये जो M3 निकाला आपने वो जोड़ दीजिए, प्लस इसमें पोस्ट ऑफिस की जितनी भी डिपॉजिट्स थी ये वाली, ये भी जोड़ दीजिए। ये क्या बन जाता है? M4। ओनली डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इंक्लूडिंग बिजनेसेस हेल्ड बाय द बैंक्स आर अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है ना? जो पैसा जनता के हाथ में है या जनता का पैसा जमा है बैंकों में या कहीं भी, चाहे वो आपका पोस्ट ऑफिस हो, जनता मतलब कंपनी भी आ जाती है उसमें। अकाउंट तो कंपनीज का भी होता है बैंकों में, जमा तो पैसा वो भी करते हैं, हम और आप भी करते हैं, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंटर बैंक डिपॉजिट, एक बैंक जो दूसरे बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करती है, यहाँ का पैसा वहाँ ट्रांसफ़र, वहाँ का पैसा यहाँ ट्रांसफ़र, इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक आर नॉट ट्रीटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। जैसे मैंने कहा था कुछ पैसा इन बैंकों को रिजर्व करना पड़ता है, इसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। मतलब हर पैसा, सारा पैसा बैंक लोन में नहीं दे सकता। मतलब अगर बैंक के पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो ये बैंक पूरा 1 लाख रुपए लोन नहीं दे पाएगा। लेट्स से 1 लाख में से सिर्फ 80,000 लोन दे पाएगा और 20,000 इसको रिजर्व में रखना पड़ेगा।
जो वो लेंड नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो ये जो 20,000 क्या करेगा, आरबीआई के पास जमा करा देगा या अपने पास रख लेगा, जनरली आरबीआई पास जमा करा देता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये कैश रिजर्व्स को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि ये पैसा जनता को तो मिलने नहीं वाला, सप्लाई में आएगा ही नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व हो चुका है। समझ पा रहे हो? चलो ठीक है। अब M1 ये सब मैंने बताया था आपको कि M1 वगैरह जो है ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है। मोस्ट लिक्विड मतलब क्या है, वो चीज़ जो हाथों हाथ तुरंत कोई ले ले, तुरंत मिल जाए, ऑन डिमांड मिल जाए, तो वो लिक्विड। लिक्विड मतलब आपने कुछ चीज़ बहा दी, वो बह रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा उसमें। तो M1 क्या है, मोस्ट लिक्विड मनी है, फटाफट मिल जाता है, कोई इसमें समय सीमा नहीं इस तरह की है। ठीक है। M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है, क्योंकि इसके अंदर सारे टर्म डिपॉजिट्स भी मिले हुए होते हैं। कुछ पैसा आपको 6 महीने बाद ही मिलने वाला है, 2 साल बाद ही मिलने वाला है। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद। M1 और M2 को नैरो मनी भी कहते हैं और M3 M4 को ब्रॉड मनी भी कहते हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो टर्म यूज़ होता है वो कौन सा होता है, M3। आरबीआई जनरली M3 का इस्तेमाल करता है, कोई भी डेटा निकालना होता है तो M3 का इस्तेमाल पहले कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। तो M3 में क्या होता है, वो पैसा जो हमारे हाथों में है और वो पैसा जो हमारे बैंकों में जमा है, भले वो डिमांड डिपॉजिट हो, भले वो टर्म डिपॉजिट हो, इसको हम क्या कहते हैं, M3। ठीक है, तो ये जो नंबरिंग है 1 से लेकर 4 तक, ये किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। मतलब M1 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा, उससे कम लिक्विड कौन होगा, M2, उससे कम M3, उससे कम M4। समझ में आ रहा है? जनरली M1 और M3 का ही इस्तेमाल, इन टर्म्स का इस्तेमाल कौन करता है, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई हमारे यहाँ मॉनेटरी अथॉरिटी है, ये सारा डेटा वही रिलीज करता है, वही मैनेज करता है। समझ पा रहे हो? अब देखिए प्रोसीजर कि करेंसी को इशू कैसे किया जाता है सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा। अभी बताया था मैंने आपको कि कोई भी नोट छापनी हो तो पहले, उससे पहले हमारे पास एसेट होना चाहिए उतने वर्थ का, उसी को हम दिखा कर रख कर उसके बैकअप में एक नोट प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी प्रोसीजर को अब आप समझने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, प्रोसीजर फॉलोड बाय आरबीआई टू इशू दी करेंसी। तो देखिए जब भी आरबीआई को करेंसी प्रिंट करना हो, मतलब नोट छापना हो कोई भी, ठीक है, व्हेनेवर गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिंट द करेंसी और इनडायरेक्टली आरबीआई वांट्स टू प्रिंट द करेंसी। जनरली होता क्या कि गवर्नमेंट ही कहती है आरबीआई की करेंसी प्रिंट करिए, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने हाथ में तो है नहीं प्रिंट करना, किसके हाथ में है, आरबीआई। गवर्नमेंट सिर्फ अपनी मर्जी से कॉइन्स और 1 रुपये का नोट प्रिंट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई से कह सकती है कोई भी काम करने के लिए। लेकिन आरबीआई जब नोट प्रिंट करेगा तो गवर्नमेंट से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, उतना एसेट वैल्यू। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है करेंसी प्रिंट करिए, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सिक्योरिटीज़ मतलब बॉन्ड। तो गवर्नमेंट ने कहा मैं आपको बॉन्ड देता हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कि हम आपको इतना पैसा देंगे ही देंगे, और इस कागज़ के आधार पे आप क्या प्रिंट कर दें, ढेर सारी करेंसी, जितना मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो अगेंस्ट दिस आरबीआई इशूज दी करेंसी। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी, एक बॉन्ड, एक कागज़, एक डॉक्यूमेंट दिया लिख कर किसको, आरबीआई को। उसने कहा ये कितने का है, 100 करोड़ का है, मतलब 100 करोड़ रुपए देगी कौन, गवर्नमेंट, किसको, प्रॉमिस हो गया ये, और गवर्नमेंट का प्रॉमिस है तो ये अपने आप में वैल्यूएबल है। अब इस 100 करोड़ के डॉक्यूमेंट को अपने पास रख के किसने, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स ऑफ ₹100 करोड़। तो अब इस बॉन्ड को देखते हुए 500 के, 2,000 के, 100 के, सब मिला के कितने बना लिए करेंसी नोट्स, 100 करोड़ के, और इनको किसको दे दिया, बैंकों को, सप्लाई के नाम पे कि लो इसको जनता तक पहुंचाया जाए। ठीक है, बैंक ने क्या किया, आप देखो, लेट्स से कि बैंक ने इसमें से 80 करोड़ नोट जनता को दिए और 20 करोड़ नोट कहाँ रख लिया, अपने पास सेफ्टी वॉल्ट में, जो बैंक का लॉकर होता है डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया, बॉन्ड दिया 100 करोड़ का, किसको, आरबीआई को। आरबीआई ने ये इस एसेट को अपने पास रखा और इसके बिहाफ पे क्या इशू कर दिया, करेंसी, कितने की, 100 करोड़ की, किसको दे दिया, बैंक को। क्योंकि आरबीआई सीधे जनता से डील नहीं करता, वो बैंक से डील करता है। बैंक को दिया, बैंक किससे डील करते हैं, पब्लिक से। तो मान लीजिए एक बैंक है, उसने
80 करोड़ किसको दे दिए? जनता को। मतलब जनता के पैसे जनता निकालने तो आएगी ना, एटीएम में जाएगा ना पैसा। जो एटीएम में पैसा निकालने जाते हो आरबीआई रखने आती है, लेकिन बैंकों पर पैसा कहाँ से आता है? ये नई नई करेंसी जो अभी आप बात करें, सब वो 20 रुपये का नया नोट आया है, नया कॉइन आया है, तो ये बैंकों तक किसने पहुँचाया होगा? और वो बैंक से जनता लेने गई होगी, जनता ने मंगाया होगा, लाइन में लगी होगी, तभी तो मिला ना। तो ये नोट्स और देखिए, भले कॉइन प्रिंट गवर्नमेंट कर रही है, पर सर्कुलेट कौन कराएगा? क्योंकि आरबीआई इसको परचेज करती है। देखा था अभी आपने, वो आरबीआई का एसेट होता है, लाइबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी है? वो सरकार की है, सरकार ने प्रिंट किया उसको, लेकिन आरबीआई सर्कुलेट करती खुद उसको। तो अब ये सारे नोट्स और कॉइन आरबीआई ने सर्कुलेट करके हर बैंकों में पहुंचा दिए हैं, और वहाँ से हम और आप अपना पैसा विड्रॉ करने जाते। मेरा पैसा 10 लाख पड़ा हुआ है पिछले 10 सालों से, कहाँ पर? बैंक में। तुम्हें क्या लगता है 10 लाख बैंक रखा है, एकदम टच नहीं कर रहा उसको? वो नोट्स पड़े पड़े सड़ गई होंगी क्या? अरे वो ख़त्म हो चुका है पैसा, वो लोन वोन दे के निपटा दिया गया है। लेकिन जब मैं लेने जाऊँगा पैसा निकालने, तो बैंक मुझे भगा देगा क्या? वो मुझे नई करारी नोट ला के देगा। वो नई करारी नोट उसको कहाँ से मिली होंगी? आरबीआई से। और अब बैंक मुझे देगा, ये लीजिए सर आपका पैसा आप मांगने आए थे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से वो पैसा जनता तक पहुंच जाता है। तो मान लीजिए ऐसे ही कुछ हुआ कि 100 करोड़ रुपए के एक बॉन्ड, एक कागज़ किसने दिया एज अ वैल्यू? सरकार ने आरबीआई को। आरबीआई ने उसके अकॉर्डिंग 100 करोड़ की करेंसी प्रिंट कर दी, ठीक है। 80 करोड़ कहाँ चला गया? जनता के हाथ में, और 20 करोड़ बैंक ने सेफ्टी अपने पास लॉकर में रख लिया है आगे के यूज़ के लिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आइए एक बैलेंस शीट को चेक करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बैलेंस शीट हैंडल करना बताया था कि बैलेंस शीट को हैंडल और रीड कैसे करते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है? एसेट और लाइबिलिटी, याद आ रहा है? तो देखिए आरबीआई के केस में चेक करते हैं, ये नोट किसने प्रिंट किया है, तो लाइबिलिटी किसकी होगी ये? क्योंकि वादा किसने कर रखा है? भाई बैंक के नोट पे एसबीआई, आईसीआईसीआई या पीएनबी के डायरेक्टर्स का वादा है क्या कि हम देंगे पैसा आपको? क्योंकि भाई हमने तो प्रिंट ही नहीं किया, हम तो बस ऊपर से लेके आए। ऊपर मतलब कहाँ से? आरबीआई से लेकर आए। समझ में आया? तो वादा किसने किया है? आरबीआई ने ना, तो वही देगा। वो क्या देगा? परचेजिंग पावर देगा कि आप सही में 100 रुपये से 100 रुपये का सामान ले पाएंगे, क्षमता, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट है किसकी? मान लीजिए आरबीआई का एक अकाउंट बुक आपके हाथ में लगा, और उसमें ये एक तरफ क्या लिखी हुई है? लाइबिलिटीज़, कि क्या क्या लाइबिलिटी है, मतलब क्या देना है आरबीआई को। और ये क्या है इधर? एसेट, क्या वैल्यू है आरबीआई के पास, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल कितना नोट इशू किया था? 100 करोड़ का, याद आ रहा है? तो 100 करोड़ में इस तरह से हुआ कि 100 करोड़ रुपए आरबीआई ने किसको दे दिए? प्रिंट करके बैंक को। बैंक ने 80 दे दिए पब्लिक को, जो पब्लिक के पास है, और 20 कहाँ है? बैंक के पास लॉकर में पड़ा हुआ है। तो अब ये जो करेंसी जनता के हाथ में है वो लगभग कितना है? 80 CR, 80 करोड़। और ये जो बैंक ने अपने पास रख लिया वो कितना है? 20 CR। टोटल मिला कितना हो गया? 100 CR। ये पूरा 100 CR प्रिंट किसने किया है? आरबीआई ने किया ना। भले वो किसी के पास हो नोट, लेकिन प्रिंट किसने किया है? वादा किसका था? तो लाइबिलिटी किसकी होगी? तो बेटा ये आरबीआई की लाइबिलिटी हो गई। एसेट, आरबीआई ने नोट कैसे प्रिंट कर दिया? हाँ, क्योंकि आरबीआई के पास कुछ है, कुछ चीज़ वैल्यूएबल है। वो वैल्यूएबल चीज़ क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, ये कागज़ जो सरकार ने दिया था, ये लीजिए और रखिए इसको अपने पास, और इसके बिहाफ पे आप प्रिंट कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आरबीआई का? एसेट, वैल्यू 100 करोड़। तो इस केस में 100 करोड़ लाइबिलिटी भी है और 100 करोड़ का एसेट भी है। किसके पास? आरबीआई के पास, ठीक। समझ पा रहे हो? अब ये तो आपने देखा किस केस में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में। अब मैंने कहा कि वैल्यू के नाम पर जो आरबीआई सेक्शन में लिखा हुआ है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, ऐसी चीज़ों के बिहाफ पे करेंसी प्रिंट की जा सकती है। तो इस केस में करेंसी किस बिहाफ पे प्रिंट की गई थी? बॉन्ड के बिहाफ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिहाफ पे। और एग्जांपल देखिए, अब यहाँ हम चेक करेंगे गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी के बिहाफ पे देखेंगे। कई बार क्या होता है कि जो हमारी आरबीआई है सोना खरीद लेती है मार्केट से, ठीक है ना, या फॉरेन करेंसी उठा लेती है मार्केट से। अब इसके बिहाफ पे वो क्या करती है? करेंसी इशू कर देती है। सपोज आरबीआई परचेज गोल्ड फ्रॉम मार्केट ऑफ ₹140 करोड़, और उसी के साथ लगभग
बॉन्ड लगभग जो है इतने का ही उसने क्या ले लिया, फॉरेन करेंसी। सब मिला कितना हो जाएगा, 140 + 60 कितना हो गया, 200। तो 200 करोड़ का इसने अपने पास, आरबीआई ने क्या ले लिया, कुछ वैल्यूएबल सामान ले लिए। इसमें से 140 करोड़ रुपीज़ का क्या था, मान लीजिए गोल्ड, और 60 करोड़ का क्या है, फॉरेन करेंसी, मान लीजिए डॉलर्स ले लिए, पाउंड ले लिए, कुछ भी ले लिया, और ये क्या है, लगभग ये गोल्ड ले लिया। टोटल कितना हो गया, 200 करोड़। तो आप देखिए डायग्राम को, मार्केट से आरबीआई ने 140 करोड़ का गोल्ड उठा लिया लगभग, और 60 करोड़ के क्या उठा रही है, डॉलर्स। ये एसेट किसके पास हाथ में आ गए। अब आरबीआई इसको रख के देखेगी पहले, हाँ तुम हो हमारे पास, और अब क्या करेगी, अब इंडियन करेंसी प्रिंट करेगी इसी को देखते हुए, इतनी ही वैल्यू के, कितना लिखा है यहाँ पर, हाँ। तो आरबीआई क्या इशू कर देगी, करेंसी, कितने की, लगभग 200 करोड़ को बैंक को देगी। और लो, बैंक ने मान लीजिए 150 करोड़ कहाँ दे दिया, पब्लिक। ऐसे नहीं बांटना, आप कैसे बांट देती है, अरे पब्लिक का अपना पैसा होता है यार, निकाल लेती है, लोन के नाम पे दे देती है। पब्लिक का मतलब ये नहीं कि बैंक आए ये लो नोट, वो तो फिर कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा ना, ये जनता का अपना पैसा है, ठीक है ना, या जनता ने लोन में ले रखा है, और 50 करोड़ बैंक ने अपने पास रख लिया लॉकर में, आने वाले समय में कोई काम पड़ेगा तो देने के लिए, ठीक। सब मिला के कितना है ये, 200 करोड़। अब इसको देखिए एक बार, बैलेंस शीट देखिए इस केस में, बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई इन दिस केस। लाइबिलिटी क्या है आरबीआई के पास, कि आरबीआई ने 200 करोड़ रुपए के नोट छाप दिए हैं इंडियन करेंसी, उसमें से 150 करोड़ रुपए के नोट जो हैं वो जनता के हाथ में हैं। हो सकता है वो सीधे उनके हाथ में हो, या उन्होंने जमा कर रखे हो कहाँ पर, बैंक में, डिमांड डिपॉजिट, मतलब जनता के वो पैसे हैं, ठीक है, या लोन के नाम पे हैं जैसे भी। और इसके साथ साथ लॉकर में बैंक के पड़े हैं पैसे लगभग 50 करोड़ रुपए। ये 150 और 50 कितने हो गए, 200 करोड़। नोट किसने छापा था, किसने छापा था, लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी, आरबीआई की, क्योंकि वादा कर रखा देने का, ठीक है। ऐसे ही अब आपको किसी वादा कर रखा तो दे तो दिया नोट, अरे उतने के सामान देने का वादा कर रखा है कि 200 रुपये है तो 200 में आप 200 का सामान ले सकते हैं, उसके लिए उनके पास इतना सामान है, ठीक है ना, तो वही वादा है। एसेट्स क्या है, ये नोट छापने के लिए आरबीआई ने गोल्ड ले रखा था लगभग 140 करोड़ का, और फॉरेन करेंसी डॉलर्स खरीद ली थी मार्केट से, कितने का, 60 करोड़ का। तो सब मिला के लगभग 200 करोड़ का ये टोटल वैल्यू किसके हाथ में है, इसी के बिहाफ पे, इसको देखते हुए आरबीआई ने अपनी नोट प्रिंटिंग मशीन उठाई और धगाधक क्या कर दिए, नोट छाप दिए, हाँ, और पकड़ा दिया सबको, ठीक है ना। तो ये एसेट हो गया किसका, आरबीआई का, जिसके बिहाफ पे आरबीआई ने ये लाइबिलिटी ली। जैसे आप जब जॉब करते हैं तो जो आपकी इनकम होती है वो आपका क्या है, एसेट, और उसको देखते हो उसके बिहाफ पे अपने पर लाइबिलिटी लेते हैं ना। लाइबिलिटी मतलब लोगों का पैसा चुकाना, लोन लेना, ईएमआई देना, पेरेंट्स को हेल्प करना, सिस्टर ब्रदर की हेल्प करना, तो लाइबिलिटी है आपके ऊपर। लेकिन कहाँ से पूरी करेंगे लाइबिलिटी, अपने एसेट से, इनकम से। एसेट ऑफ द आरबीआई, लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई। सिर्फ लाइबिलिटी ले लेंगे बिना एसेट के तो होगा नहीं, तो इसीलिए लाइबिलिटी प्रिंट करने से पहले, नोट मतलब लाइबिलिटी प्रिंट करने से पहले आरबीआई ने अपने पास एसेट रख लिए। खर्च करने से पहले आपके हाथ में इनकम होनी चाहिए, एसेट, ठीक, समझ पा रहे हो।